This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हमारे पास आज हमारा जो टारगेट है वो नंबर 1 कि हम आज सैलरी को रिवाइज करेंगे। नंबर 2, आज इस सैलरी को रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को टेस्ट के तौर पे भी मिला था। इस टेस्ट की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा जो बाकी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो इसमें भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद पार्ट ऑफ द ईयर सैलरी जो है, पार्ट ऑफ द ईयर सैलरी वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इसके अंदर जो एक और ब्यूटी है वो ये है कि इसके अंदर आपको टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। फिर उसके बाद व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड टोटल इनकम। उसके बाद इसमें ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कोई अमाउंट नेट ऑफ टैक्स मिले तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अमाउंट नेट ऑफ टैक्स है और इसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे, ये इसके अंदर हमें जो है वो चीज़ भी मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। फिर इसके अंदर टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर कि अगर एम्प्लॉय का जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे करे और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और 100% को भी हम सीखेंगे और पार्ट ऑफ दी परसेंटेज इफ यू बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर तो उसको भी हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद इसके अंदर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर इसके अंदर कुछ डेटा के अंदर एम्बिग्विटी है, वहाँ हमें देखना है कि हमने अजम्पशन किस तरह से लेनी है। और फिर उसके बाद इसके अंदर एम्प्लॉय शेयर स्कीम को भी टेस्ट किया गया। इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है जो कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं इन सब को बड़ी खूबसूरती के साथ वो क्लियर करेगा। तो इसमें जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूं उसके बाद आपने मेरे से क्वेश्चन करना है 1 बाय 1। लेकिन उसके दौरान जब तक मैं आपसे ना कहूँ प्लीज़ आप क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है जी। लेकिन जी हमारे पास ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का और सर हमें एक जो छोटी सी टाइम। बात सर। जी जी सर जी ये अरहम। कोई हमने कुछ सर कुछ नोट करना है या बस आज हमने सुनना ही है आपको? जी सर मैं कहता हूँ हमने कुछ नोट करना है या आज बस सुनना ही है? नहीं, अभी आप सिर्फ सुनेंगे तसल्ली के साथ। इसकी स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर लूंगा मैं, ठीक है। यानी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो सिर्फ चैप्टर 3, 4 और 5 को कवर कर रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। क्लियर? इसका सोल्यूशन आपको मैं दूंगा, आप टेंशन न लें उसकी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एग्जाम के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर इमरान फॉर द टैक्स ईयर 2007। इसको हम अपने लिए 2020 ही अज्यूम करेंगे। इसमें एक नोट गिवन है, हिज लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स
वाज 10%, ये अमाउंट है। ये सैलरी के अंदर उस वक्त नॉर्मल हमें अमाउंट चाहिए जब हमें रिडंडेंसी कॉस्ट मिलती है, या गोल्डन हैंडशेक आप पहले, तो उस वक्त हमें जो है वो ये अमाउंट चाहिए होती है। ठीक, तो हो सकता है कि ये अमाउंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन रेलिवेंट ना भी हो। दूसरी बात कि आपने जब रिक्वायरमेंट पढ़ ली उसके बाद क्वेश्चन की एक वर्टिकल रीडिंग करना होती है हमने, यानी स्टार्ट से आपने करना है कि मिस्टर इमरान शहजाद, इससे एक आइडिया हुआ हु वाज अ नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ जिम, तो यहाँ से पता चला कि ये क्वेश्चन मुझे इंडिविजुअल का मिल रहा है। पहले तो एग्जाम के अंदर ये डिसाइड करना है क्वेश्चन मेरे पास इंडिविजुअल का है या एओपी का है। ठीक है, कंपनी का क्वेश्चन हमें मेन क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने आई कैप में उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। उसके बाद एक बेसिक जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रीडिंग आपने स्टार्ट करनी, क्या है जी, उसके अंदर मंथली रेम्यूनरेशन, इससे पता चला कि ये सैलरी है, रुपीस हमें गिवन है। और चलते कि अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, एडवांस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, आइडेंटिफाइड मेडिकल फैसिलिटी आ गई, डोनेशन पेड ये आ गई, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, आफ्टर रिटायरमेंट स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस भी आ गया, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सेल फोन, एडवांस टैक्स भी आ गया इसके अंदर। तो विद इन अ मिनट एक आइडिया लेना कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, राइट। वो था ना दिन ड्रामा, उसके अंदर वो कबीर खान अपने बेटे को कहता है कि बेटा, दरिया की गहराई का अंदाजा जो है वो किनारे से नहीं होता, उसमें छलांग लगानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले आप अंदाजा लगा लें कि आपके पास जो है वो रिसोर्सेज भी पूरे हैं या नहीं, और दरिया है किस तरह का। यानी छलांग लगाने से पहले एक नज़र आपको कुछ देख भी लेना चाहिए, ये नहीं है कि ब्लाइंडली आप उसके अंदर छलांग लगा दें। तो पहली चीज़ जो हमें नज़र आई कि हमारे पास इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, इसकी हमने टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और बेसिकली हमें सैलरी और बिजनेस दो हेड्स नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको बेसिकली सैलरी मिल गई तो दूसरी बात ये होती है कि हो सकता है कि इसके अंदर जो बाकी आपके हेड्स ऑफ इनकम है, बिजनेस भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाए, ये अब पढ़ने से पता चलेगा। आपको हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी मिल जाए, आपको उसके बाद कैपिटल गेन्स मिल जाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिल जाए। लेकिन पहली चीज ये है कि एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि मैं जिस क्वेश्चन को करने लगा हूँ उसका है क्या, वो किस तरह का क्वेश्चन है, मेरे पास बिजनेस का एरिया आ रहा है या सैलरी का एरिया आ रहा है। अंडरस्टैंड, तो पहली चीज हमें इसको देखनी है। ओके जी, अभी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ वन बाय वन रिवाइज करवाऊंगा सारी चीजें। कहते हैं जी, मिस्टर इमरान शहजाद हु वाज अ नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर। देखें इस चीज का हमने कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर का। सैलरी के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर होगा कंपनी का, तो उसकी जो अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी होगी या सुपर एनुएशन फंड होगा, वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज तो ये आपको, यानी अल्फाज का पता होना चाहिए, बेशक इसका यूज हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर मुझे कहा गया है उसका क्या इशू है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस कंपनी के ऑफ जीएम इंटरनेशनल रिटायर्ड ऑन 31 अप्रैल, हो सकता है ये एम्प्लॉय उसके बाद हुआ हो, लेकिन इसकी रेम्यूनरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, राइट। एक इस क्वेश्चन के अंदर ये एम्बिग्यूटी है कि ये है भी नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, लेकिन नॉन एम्प्लॉय और नीचे इसको एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। एनी हो, वो तो उनका प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, यानी कंपनी का डायरेक्टर भी है और एम्प्लॉय भी नहीं है। कहता जी, ही रिटायर्ड ऑन 31 अप्रैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विसेज। पहली बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ना बताया जाए कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर करें तो हमने रिक्वायरमेंट में देखा तो कहा गया था 30th 2000 X7। इट मीन्स कि हम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 30th
हमारा एंड हो रहा है 30 जून को और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 जुलाई एक्स। ये हमारा टेन्योर है जिसके अंदर की हमने इनकम को कैलकुलेट करना है। इस चीज को पहले हमने ज़हन रखना है। अब देखें वो उसकी रिटायरमेंट कब हो गई, 31 अप्रैल को। जब 31 अप्रैल को उसकी रिटायरमेंट हो गई तो हमें यहाँ पर पता चला कि उसने साल के एंड होने से 2 माह पहले, यानी उसने काम कितना किया, 10 मंथ उसने काम किया है यहाँ पे। और दूसरा नीचे द डिटेल ऑफ मिस्टर इमरान इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज गिवन बिलो। अब देखें यहाँ पर मंथली हमें रेमुनरेशन गिवन है। इसका मतलब ये सारी अमाउंट्स क्या है, मंथली हैं। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन ना हो, राइट। अच्छा, बेसिक सैलरी इसका क्या ट्रीटमेंट है कि टोटली टैक्सेबल। उसके बाद है जी डियरनेस अलाउंस टोटली टैक्सेबल। ये डियरनेस अलाउंस जो है वो इसका क्या ट्रीटमेंट, वैसे तो ये टोटली टैक्सेबल है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड होगा तो ये दोनों मिलके लिमिट बनाएंगे। यानी प्रोविडेंट फंड के लिए जो हमें क्वेश्चन में अगर हो, अदरवाइज ये टोटली टैक्सेबल है। तो अगर प्रोविडेंट फंड होगा तो फिर इन दोनों को ऐड करके उसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसके ऊपर बात की जाएगी। यानी हमारी फिर उसके लिए 290 की एक लिमिट एक जगह पर यूज होगी। ये बात आपने याद रखनी है। डियरनेस अलाउंस क्या है, महंगाई अलाउंस को कहते हैं, वो इसमें ऐड किया जाएगा। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, राइट। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इट इज टोटली टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड विद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ये मेडिकल अलाउंस अगर इस क्वेश्चन के अंदर मेडिकल फैसिलिटी हुई जो कि हमें नजर आ रही है तो फिर ये क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर कहता है जी यूटिलिटी अलाउंसेस। देखें लॉ का एक असूल है कि अगर वो कोई बेनिफिट है जो एम्प्लॉय के लिए नहीं है, जो जो है वो बिजनेस के लिए नहीं है, उसका बेनिफिट है यानी ऑफिस के यूज में है और उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है, राइट, तो वो क्या होगा, टोटली टैक्सेबल। यानी आप ये पूछेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है यूटिलिटी अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल है, अभी कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखने के लिए एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी अगर सैलरी को लॉ एग्जेम्प्ट करना चाहता है तो उसको लिखना पड़ेगा, किसी की पार्शियल एग्जेम्पशन देना चाहता है तो उसको लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अदरवाइज अगर कोई बेनिफिट नहीं लिखा हुआ, वो ड्राइवर की सैलरी है, वो उसको जो है वो कोई स्मोक अलाउंस दिया जा रहा है, स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है, जो बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए नहीं था, वो टोटली टैक्सेबल होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये भी टोटली टैक्सेबल है, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए टोटली टैक्सेबल है क्योंकि इसकी कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। फिर कहता है जी मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, ये उसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी गई। इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय को जो है वो इसके साथ वो गिवन है अपना एक मिनट। जी इसका मतलब सर ये अकोमोडेशन 45% प्रोवाइड ऑफ की बेसिक गई। सैलरी। हाँ जी, जी बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे कि इसका हम कंपैरिजन करेंगे विद 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आज तक जो बताया नहीं गया, अगर बताया जाए कि ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय मुफस्सल एरिया में यानी स्मॉल सिटी में जॉब कर रहा है तो फिर उसके लिए ये लिमिट 30% की होगी। एग्जाम के अंदर हम 45% नहीं लेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, राइट। चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, इसलिए लिहाजा हम बेसिक सैलरी का 45% ही वो इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर उस अकोमोडेशन की फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन हो और उसका रेंट भी गिवन हो, एक्चुअल जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो विच एवरेज हायर लेके फिर उसको 45% के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज गिवन थी और वो ये थी। इसमें जो दूसरी बात नोट करने वाली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने जो काम किया है वो किया है 10 माह। तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना, याद रखें घर की, वो एनुअल होती है। क्या होती है, एनुअल होती है। तो इसलिए हम 45% को इसके साथ नहीं कंपेयर करेंगे,
हम इसका क्या करेंगे, इसको भी 10/12 के साथ लेके फिर इसको हम इसको कंपेयर करेंगे। अंडरस्टैंड, ये बात नोट करने वाली कि ये एनुअल है और हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, इसके लिए है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज सुनिएगा, चूंकि आज रिवीजन सेशन चल रहा है इसलिए मैं आपको चीजें रिवाइज भी करता जाऊं। अगर एम्प्लॉय को एसेट दिया जाए तो उसको देखा जाएगा वो एसेट यूज के लिए है या उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अगर एसेट यूज के लिए होगा तो याद रखें टाइम फैक्टर को आप कंसीडर करेंगे, और अगर एसेट ट्रांसफर किया जाएगा तो फिर आप टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोनों इश्यूज मौजूद है, ट्रांसफर का इशू भी मौजूद है और यूज का इशू भी मौजूद है। तो आप देखें, जब हम एसेट के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में कार भी गिवन है और हाउस भी गिवन है, अकोमोडेशन भी गिवन है, तो दोनों के लिए हम टाइम को कंसिडर करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक एसेट को ट्रांसफर भी किया गया, एम्प्लॉय को दिया भी गया, तो वहां हम टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये बात भी इस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन जो इससे रेलेवेंट है उसको देखते हैं जी। वो कहता है जी, ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एडवांस सैलरी ऑफ 2 months ऑफ दिस ईयर इन द प्रीवियस ईयर, राइट, कि वो पिछले साल जो है वो सैलरी इसकी 2 माह की रिसीव कर चुका हुआ है। प्रीवियस ईयर दिस अमाउंट वाज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस, और वो ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स भी दे चुका हुआ है। अब जरा सुनिएगा, इसको भी जरा रिवाइज करते जाएं, क्योंकि मकसद क्वेश्चन का नहीं, मकसद है कि हम चीजों को रिवाइज करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। देखें, अगर जो सैलरी है उसकी जो टैक्सेशन होगी वो बाय डिफॉल्ट रिसीट बेसिस पे होगी, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको सैलरी डिले होके मिले, यानी इस साल की सैलरी आगे होके मिल जाए, प्लस उसको हायर रेट पे टैक्स हो, यानी उसको टैक्स भी ज्यादा लग जाए, उस एम्प्लॉय के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो सैलरी को चाहे तो एक्रूवल बेसिस पे टैक्स करवा सकता है। यानी वो ये कहे कि जनाब आप मेरी सैलरी, जिस साल की सैलरी है उसी साल मेरे से टैक्स लें, यानी ईयर 1 की सैलरी का इधर टैक्स लें, ईयर 2 की सैलरी का इधर टैक्स लें। मसलन आपको यहाँ 9 माह की सैलरी मिली, यहाँ 15 माह की सैलरी मिल गई, हालांकि आपने जो काम किया था वो 12 माह इधर किया था तो 12 माह इधर किया था। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी सैलरी को करवा सकते हैं कि जी मुझे 12-12 माह पे टैक्स लगवाया जाए। अच्छा, अब वो करेंगे कैसे, वो करेंगे ऐसे कि पिछले साल तो आप 9 माह के ऊपर ही टैक्स दें, अगले साल 15 मंथ में जब आप टैक्स देने लगें तो यहाँ रिटर्न फाइल करने से पहले पिछले साल की रिटर्न को रिवाइज करके उसका भी जो टैक्स कम था वो 12 माह पे दें और इस साल का भी 12 माह पे टैक्स दें। लेकिन सुनिएगा, इस क्वेश्चन में उलट सीन है। इसमें क्या है कि उसको यहाँ उसने 10 माह काम किया, लेकिन वो क्या किया था, जो उसने पिछले 12 माह काम किया वो 2 माह की सैलरी इधर ले चुका हुआ है। यहाँ देखें, ये जो रूल है उस एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है अंडर सेक्शन 12, तो ये डेफर्ड होने पे है, एडवांस पे नहीं है। इसके अंदर यही कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि ये किस पे है, ये एडवांस ले चुका हुआ है और ऑलरेडी उस पर टैक्स ले चुका हुआ है। ये एम्प्लॉय अगर ये चाहे कि जनाब मुझे इस माह जो है वो आप 10 माह पे टैक्स लगाएं और पिछले 12 पे लगाएं, तो ये पॉसिबल, लॉ उसको इजाजत नहीं देता। इसको कैसे टैक्स लगेगा, ये ऑलरेडी पिछले साल 14 माह पे टैक्स दे चुका हुआ है, इट्स ओके। अब यहाँ पर 10 नहीं बल्कि 8 माह पे टैक्स लगेगा उसे। ठीक, तो इसके अंदर ये इशू था। अच्छा, अब दूसरी इसके पास ऑप्शन है कमिश्नर के पास। कमिश्नर सिर्फ प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कि चाहे तो उनकी सैलरी को खुद से एक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कमिश्नर के पास ना तो इंडिविजुअल की ऑप्शन है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में काम कर रहा है, ना उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि किसी पार्टनरशिप में वो काम कर रहा हो, ना लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी को वो खुद से अक्रूवल बेसिस पे टैक्स नहीं कर सकता। वो यानी एम्प्लॉयज चाहें तो ऑप्शन में उनके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को वो चाहे तो उनकी सैलरी को अगर उसको पता चले कि टैक्स कंसीलमेंट की गई है तो उसको एक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है।
लिहाजा हमारे केस के अंदर जो उसकी सारी टैक्सेशन होगी वो ये सारी 10 माह की नहीं होगी, बल्कि ये हम इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक नया पॉइंट आ गया। यानी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन बता रही थी, ये वाली इंफॉर्मेशन कि इस सैलरी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस लाइन ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। पता चला कि अब हमें हर आइटम को 8 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी ही वाज प्रोवाइडेड विद अ कार फॉर बोथ पर्पसेस। जब भी बोथ मीन पर्सनल एंड प्राइवेट। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर सब आइटम्स को ऐड के साथ क्यों करना है, सिर्फ बेसिक सैलरी को नहीं करेंगे? नहीं देखिए, यहाँ उसने बेसिक सैलरी का वर्ड नहीं बेटा यूज किया हुआ, ये देखें उसने कहा क्या हुआ है, एडवांस सैलरी ऑफ द 2 मंथ। अब यहाँ पर तो यही तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में assumptions कैसे लेनी है। अगर यहाँ से वर्ड यूज करता वो बेसिक सैलरी का तो फिर ठीक था। अब यहाँ उसने कहा जी टोटल मंथली सैलरी, इसका मतलब ये है कि हमें इस लाइन को इसके साथ रिलेट करना होगा। यानी ये सारी सैलरी उसको क्या है, ये ऑलरेडी 4,05,000 जो है वो पिछले 2 माह में ले चुका हुआ है। क्लियर? यही तो चीज होती है, क्वेश्चन एग्जामिनर यही तो सीए के स्टूडेंट से चेक करता है कि क्या ये हमारा स्टूडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने का आदी है या नहीं है। देखें बेटा, हम लोग जो है वो सैलरी क्यों 2-2 2.5 लाख रुपए एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, क्यों एक्सपेक्ट, उसकी वजह यही है कि हमारा जो सोचने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। यही तो चीजें हैं जो हमें कामयाब करती हैं और आगे जो है वो लेकर चलती हैं। ठीक है, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें यहाँ पर किसको लेकर चलना है। तो यहाँ पर अगर बेसिक का वर्ड होता, उसने कहा जी एडवांस सैलरी, तो वो सैलरी से मुराद ये। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। कहते हैं ही वाज प्रोवाइडेड विद अ कार फॉर बोथ पर्पसेस। बोथ पर्पसेस से मुराद क्या है, 5% हम लेंगे इसका। विच वॉज परचेज्ड 2 years ago, 2 साल पहले खरीदी गई थी, फॉर रुपीज 2 million। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज दिस। अच्छा, अब एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, हमें एग्जामिनर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हमें बड़े ध्यान से देखना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। देखें, अगर आपकी गाड़ी, अब मैं कार का रूल आपको बता दूं, अगर कार आपकी परचेज होगी तो जिस साल इसको परचेज किया गया उस साल की कॉस्ट, उस साल की कॉस्ट को लेना आपने। और अगर गाड़ी लीज करवाई गई कंपनी ने तो उस साल की फेयर मार्केट वैल्यू जब गाड़ी को लीज करवाया गया, उसके बाद ईयर, लेट्स सपोज ये ईयर 1 है, ईयर 2 आ गया, ईयर 3 आ गया, हर साल इसी कॉस्ट को ही आपने कंसिडर करना है। ये बात याद रखें। और फेयर मार्केट वैल्यू को, बेशक ये 10 साल तक गाड़ी चलती रहे, एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपने उसको इग्नोर करना है। अब चूंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो गाड़ी है वो क्या है, परचेज्ड है, तो हमें कॉस्ट लेनी है। उसने आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी, वो तो हमारे लिए रेलेवेंट, वो वैसे भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो आज की फेयर मार्केट वैल्यू दे रहा है। ये फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त रेलेवेंट होती अगर ये गाड़ी लीज पे होती, और वो भी फेयर मार्केट वैल्यू जो जब गाड़ी लीज करवाई गई थी उस साल की देता। तो इसलिए इससे ये पता चला कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। दिस इज द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उसने हमें प्रोवाइड की है। तो हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये कि उसने हमें 20 लाख की गाड़ी थी जो उसने हमें लेके दी थी, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम क्या करेंगे एग्जाम में, 20 मिलियन, सॉरी 20 मिलियन कह रहा, 2 मिलियन इंटू 5% इंटू 10/12। अब जरा यहाँ देखिएगा, 8 सर किधर 8 गया, आप कहेंगे अब आप कहेंगे 8 कहाँ गया, देखें बेटा उसको सैलरी ये वाली जो थी वो मिली है इस साल 8 माह की, गाड़ी तो उसने 10 माह ही इस्तेमाल की है। समझ आई मेरी बात की, गाड़ी तो उसने 10 माह, उसने सिर्फ कहा कि उसको ये सैलरी 2 साल 2 माह की पिछले साल मिल चुकी हुई है ये वाली, ठीक है, तो उसने
ये 2 माह की सैलरी ली थी सिर्फ, देखें यहाँ पे 2 माह की उसने क्या ली थी, सिर्फ सैलरी ली थी। लेकिन भाई गाड़ी तो उसने ही बस बाई द कार तो उसको अज्यूम किया जाएगा कि उसको गाड़ी जो थी वो 9 माह के लिए मिली थी, और चूंकि ये यूज के लिए थी तो अभी हमने बात की एसेट अगर दिया जाएगा तो उसके टाइम फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा, 5% लिया जाएगा। तो देखें इसके अंदर क्या डिसीजन मेकिंग थी कि कार को कैसे हैंडल करना था। जी, अब मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। सर लेकिन अकोमोडेशन तो हम सैलरी में ऐड करते हैं ना, तो सैलरी अगर उसे 8 माह की मिल रही है तो वो ये भी तो 8 माह ही होगा। नहीं बेटा, उसको जो पेमेंट उसने ली है ना एडवांस सैलरी, देखें ऊपर उसने सैलरी को डिफाइन किया है, ये देखो उसने सैलरी को डिफाइन किया है, उसने कहीं नहीं बताया कि गाड़ी भी उसको पिछले देखें पहली बात है कि कॉमन सेंस भी यही काम कर रही है। शोएब के कैसे वो गाड़ी को इस्तेमाल करेगा, पिछले 12 माह से लेकर 14 माह के में गाड़ी इस्तेमाल हो सकती, वो तो पॉसिबल भी नहीं है ना। यानी कॉमन सेंस भी यही कह रही है कि गाड़ी जो है वो तो पिछले साल सैलरी बेशक वो 2 सालों की ले ले, लेकिन उसकी जो गाड़ी और घर जो होना है वो तो अगले सालों में मिलना है ना, उसको उसको तो इंडिपेंडेंट ट्रीट किया जाएगा। जी, कोई और क्वेश्चन? जी, इट्स ओके जी। चलें बेटा इससे आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है जी, ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹2 पॉइंट दिस फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड। देखिए हम बात कर चुके हुए हैं कि ये नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, इसलिए ये टोटली टैक्स हो जाएगी उसकी सैलरी में। एंड अ पेंशन अमाउंटिंग टू ₹50,000 पर मंथ, और उसको पेंशन भी मिल रही है 50,000 फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अच्छा, पेंशन 2 सूरतों में टैक्सेबल होगी। अगर उस पहली बात यह है कि उसकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इसको पेंशन मिल रही है वो सिर्फ एक ही पेंशन मिल रही है, और एक पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, इसका मतलब ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई वो एक्सेप्शन मौजूद नहीं है पेंशन वाली। ये आ गया जी हमारे पास प्रोविडेंट फंड वाला। ठीक है, अब देखते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर। वो कहता है जी प्रोविडेंट फंड 10% उसने बता दिया, बोथ बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन हिज प्रोविडेंट फंड वाज ₹250 एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, ये 2-3 दफा ये चीज एग्जाम के अंदर उसने टेस्ट की है। अब जरा प्रोविडेंट फंड के ऊपर बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड के अंदर होता क्या है जो रिकॉग्नाइज्ड। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बताया नहीं गया ये रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसकी अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। इसका अगर आप कंप्लीट ये मेरा लेक्चर सुनना चाहते हो तो वीडियो ये यूट्यूब के ऊपर ये मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां पर जाके प्रोविडेंट फंड के नाम से आपको ये मिलेगा। इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, एक्यूमुलेटेड बैलेंस और तकरीबन हर चीज़ की मैंने उसको बड़ा डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हम अपने पॉइंट को यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोविडेंट फंड जो है उसका क्या होगा। देखिए प्रोविडेंट फंड के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर 2 चीजें एग्जाम के अंदर ली जाती हैं। नंबर 1 उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कि आप इस साल का एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। देखिए अगर एग्जाम में अगर उसने कंट्रीब्यूशन आपको बता दिया तो आप वो फिगर लेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे कि 10% प्रोविडेंट फंड, तो इट मींस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये उसने अमाउंट आपको इनडायरेक्टली बता दी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये अज्यूम करेंगे जी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। नहीं, डियरनेस अलाउंस नहीं, वो तो लिमिट के लिए है। यही तो चीजें क्लियर करनी है आज मैंने। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो डियरनेस अलाउंस पे नहीं होगा, वो सिर्फ बेसिक सैलरी के ऊपर लिया जाएगा। अब देखिएगा
इस साहब की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 2,80,000। 2 माह की सैलरी तो ये ऑलरेडी ले चुका है एडवांस में। अब ये एक लैकूना है क्वेश्चन में, समझ लें या लॉ में, जो एक्सप्लेन नहीं है। यहाँ पर हमें इसी अजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि बेसिक सैलरी का 10% सिंपली हमने लेना है एज पर आई कैप रूटीन जो है। तो वो आ गया 8, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 280 इंटू 8, तो 2.24 मिलियन। तो इसके प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, ठीक है, यानी 2,24,000, 2,24,000 ये एम्प्लॉय का भी पैसे उसके इसमें ट्रांसफर हुए हैं और एम्प्लॉय के भी ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एम्प्लॉय की जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है। एम्प्लॉय की जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी उसके अंदर टैक्स हो चुकी हुई है, लेकिन सवाल ये था कि एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। इस ये जो और जो चीज ऑलरेडी टैक्स हो जाए उसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब पहले कि हमारे पास जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया 2,24,000, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है इसका कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ठीक है, ₹150,000 और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, वो कितनी आ रही जी, 22,40,000, ठीक है, प्लस डीएनएस अलाउंस 80,000, 22,40,000, ये वाली अमाउंट जो थी, प्लस डीएनएस अलाउंस पूरे साल का लेना है, ये पर मंथ नहीं लेना है इसको, इसका 10%। तो इसका 10% हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 2,00,000, जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2240 प्लस 80,000 इंटू 0.1, तो ये आ गया जी हमारे पास 2,32,000। 2,32,000। तो विच एवर इज लोअर, तो हम विच एवर इज लोअर अमाउंट कौन सी है, ये वाली। तो 2,32,000 यानी ये क्या हो जाएगा, टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, टोटली एग्जेम्प्ट 2,32,000 जो है ये टोटली हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप इसको एग्जेम्प्ट ही लिखते हैं इधर, ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं हम इंटरेस्ट क्रेडिट की तरफ। बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर जो दूसरी चीज़ टेस्ट हुई, इंटरेस्ट क्रेडिटेड की। देखें, इस प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है मेरा इस साल का, मुझे उसको लेना है, जो भी मेरा बैलेंस होगा। आपने मैथ के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो इक्वेशन ये कहती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो जो भी आपकी बैंक के पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट पड़ी है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो पड़ा हुआ है, उसकी एक परसेंटेज है। यानी मैं इसको आपको सिंपल एग्जांपल से इसको समझाऊं कि आपका फर्ज करें 5 मिलियन बैंक के पास पड़ा हुआ है, और बैंक अगर आपको 10% इंटरेस्ट दे तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 500,000। ठीक होगी बात, ये बात सबको समझ आ गई कि ये इस तरह से अमाउंट हमारी बन रही है, 10% ऑफ द दिस अमाउंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले देखिएगा, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको मेरे इस बात की समझ आएगी। जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है उसका रूल ये है कि 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट क्रेडिट गिवन है, वो अमाउंट कितनी है हमारे पास, वो है जी 2,50,000। पहले तो
जो अमाउंट गिवन है पहले तो उसको लिखें, ठीक है। दोबारा सुने, देखें जो पहला हमारा कंपोनेंट है इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, उसके अंदर ये 1.5 लाख रुपया कहाँ से आया, ये लॉ में गिवन है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी अमाउंट जो 10% है ये भी लॉ में गिवन है, ये आपने रटा लगाना है इसे। ये क्वेश्चन में बेसिक सैलरी और ये डियरनेस अलाउंस आपने वो लिया, विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट हो गया। अब चलें इंटरेस्ट क्रेडिट के ऊपर, 1/3 ये भी लॉ में गिवन है, ये फार्मूले का हिस्सा है, आपने इसको रट्टा लगाना है। 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी गिवन है, आप इसका 1/3 ले लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी, जरा इसको देखेगा। अब उसने एक्यूमुलेटेड बैलेंस नहीं इस क्वेश्चन में बताया, यानी उसने शरारत की कि उसने हमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस नहीं बताया, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा ये जो इंटरेस्ट है ना आपके पास 2.5 लाख का, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 18% है, समझ आ गया। यानी उसने कहा कि बैंक ने इस साल आपको जो इंटरेस्ट दिया है ना 2.5 लाख, ये 18% है। हम कहते हैं इट्स ओके, अगर ये 18% है तो वो क्या अमाउंट होगी जिसका ये 18% है। तो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 0.18, तो देखिए इसका फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा, शेफ जरा देखना क्या आंसर आ रहा है इसका। 1.3 million 88,080 यस सर। 88,9 ये अमाउंट आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये था कि हमें इसकी एग्जाम के अंदर इनडायरेक्ट पहले एक्यूमुलेटेड बैलेंस की कैलकुलेशन करना थी, ठीक है। अब हम यहाँ के लिखेंगे 16%, यहाँ भी उसकी अमाउंट लिखेंगे, वो क्या अमाउंट थी, 1/3 ऑफ द, और 16% ऑफ, उसको हम करेंगे, हमारे पास कितनी, सॉरी वो था 250 डिवाइडेड बाय 0.18, इसकी मैंने लॉजिक आपको समझा दी। ये दोनों फिगर्स आ गई हमारे पास, एक फिगर है जी 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी, ये देख लीजिएगा 371,200, और ये फिगर जो दूसरी हमारे पास आ रही है वो आ रही है 222 विच एवरेज लोअर 222, ठीक है जी। तो ये वो एग्जाम्प्ट होगी और ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 27,708, ठीक हो गया जी। दोबारा सुन लें कि अगर एग्जाम में आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड गिवन हो तो सबसे पहले आपने जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम में लिख लेना चुप करके, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखना, सबसे पहला काम ये करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एग्जाम में अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर गिवन है, नहीं तो कैलकुलेट करके लिख लें और इंटरेस्ट लिख लें। अगर इनमें से कोई अमाउंट गिवन नहीं एग्जाम में तो ना लिखें, आपने उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं करना कि भी ये अमाउंट क्यों नहीं गिवन, भाई भाई नहीं गिवन तो ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको करें। दूसरी बात, आपने चुप करके एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ₹150 और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, दोनों अमाउंट लिख के विच एवरेज लोअर क्या करनी इसमें लिख के वो माइनस कर देनी है। अब चूंकि 232 ये लोअर अमाउंट थी और ये उससे ज्यादा थी तो ये सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो गई। इंटरेस्ट क्रेडिट आपने लिखा, ये 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, कैलकुलेट करके लिखा 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये अगर एग्जाम के अंदर एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन है तो भाई चुप करके लिख दें, अगर उसने कैलकुलेट करवा लिया तो कैलकुलेट कर लें, अंडरस्टैंड। इसकी फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या कहा कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब का उसके ऊपर आप जाके दोबारा इस वीडियो को डाउनलोड कर लें या उसको देख लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्रोविडेंट फंड के ऊपर, फिर आगे चलेंगे। सर ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ऊपर 1.5 लाख को नहीं लेस करेंगे 2,24,000 में, क्योंकि विच एवरेज लेस आएगा। तो बेट हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर गया, अब सही कह रहे हैं। रोजा है ना, आदिल बात कर रहा है कि अली,
अली खाली बात कर रहा है यार, माजरत सर कोई मसला नहीं माजरत सर। एग्जाम नहीं होगा, विच एवर इज 150, सॉरी वो लेस कर 150 लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी 74,000। ठीक है यार, ठीक है जी। कोई और एक्सक्यूज क्वेश्चन? मी फुल सर, स्क्रीन लेना तो इसका ले लें सर जी बेटा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पहले लिखेंगे, फिर जो दोनों में से लोअर होगा वो उसमें से माइनस करेंगे, ऐसे ही? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। एक ये इसकी लिमिट लॉ ने दी है और एक ये दी। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज मैं आपसे जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो सुनिएगा। कि हमारे पास ये जो अमाउंट है ना, इसके ऊपर एक डिबेट है। किताबों के अंदर आपको जो मार्केट में बुक्स मिलेंगी उसके अंदर उन्होंने हायर लिया हुआ है, विच एवर इज हायर को लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसके अंदर के एक डिसीजन आया था इसका कि भी ये हायर है या लोअर है। खालिद साहब ये कहते हैं कि ये इसको लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन को गलत ले रहे हैं। तो खालिद साहब क्या लेते हैं, इसको भी लोअर ही लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हायर लें या लोअर लें। बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि आई कैप ने का एक सोल्यूशन हायर पे है और एक लोअर पे है। तो आपके पास मजेदारी की ये अच्छी चीज़ है कि आप जिसको चाहें ले सकते हैं। ठीक है। मैं लोअर पे क्यों कहता हूँ भाई, हमने यही यहाँ करना क्या है कि हमने तो क्वेश्चन को हल करना है ना। तो एग्जाम में बाज बात कंफ्यूजन क्रिएट होती है कौन सी हायर और कौन सी लोअर है। तो बेहतर यही होता है कि आप जो है दोनों को यहाँ भी लोअर कर लें और इसको भी लोअर कर लें, लेकिन इस अमाउंट को आप हायर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप हायर कर सकते हैं, कोई बहस भी नहीं है। आई कैप में दोनों सोल्यूशन मौजूद हैं, जिसको चाहे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। सर इंटरेस्ट क्रेडिट ये में आ जाए जी। बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस की जो amount है वो गलत आ रही है। वो गलत आ रही है, कितनी है वो? 7,73,333। यार आप अपने उस्ताद की गलतियां बड़ी निकालते हैं। क्या आ रही? 7,73,333। 7,73,333 विच एवरेज लोअर। चलें आगे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, लेकिन अमाउंट ठीक होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मैंने एक चीज आपको वो समझा दी। अब आगे सर चलते इसके हैं। अंदर एम्प्लॉयर की अपनी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेंगे, एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेंगे? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेंगे? बेटा जो हमारा एक सेक्शन है, आई थिंक सो अगर मैं रेफरेंस गलत नहीं दे रहा तो सेक्शन 72 वो कहता है डबल डेरिवेशन और डबल एक्सपेंस की बात करता है कि एक इनकम पे जब टैक्स लग जाए तो दोबारा टैक्स नहीं लगता। समझ आ रही है? तो एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है, ये वाली जो अमाउंट मिल रही है सैलरी एम्प्लॉय को, इस पे तो बेटा ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है ये वाली अमाउंट पे। तो ये अमाउंट जो निकली है वो इसी में से निकली हुई है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं। आप बैंक में पैसे जमा करवा लें, ठीक है, बैंक में पैसे जमा करवा लें, साल के ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाए, आपको इंटरेस्ट मिला, उस पर टैक्स लग गया। अब उस अमाउंट के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगना। अब उस अमाउंट को जहां मर्जी आप यूज करें। तो ये जो पैसा है ये प्रोविडेंट फंड में चला गया, ये वाला पैसा जो था। ठीक है। तो इसलिए इस पे दोबारा टैक्स नहीं होना। इस अमाउंट पे भी टैक्स नहीं हुआ था। जो आपको बैंक ने ये वाली अमाउंट दी है उस पे भी टैक्स नहीं हुआ था अभी। देखिए ना, इस अमाउंट पे भी टैक्स हुआ, ना ये आपकी सैलरी में ऐड थी, ना ये ऐड थी। ये दोनों अमाउंट आपके पीएफ में पड़ी हुई थी, इसलिए इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया गया। अब जब आपको ये ऐड हो जाएंगी, जब आप रिटायर्ड होंगे ना, मसलन आप अज्यूम कर रहे हैं ये रिटायर्ड हो गया ना इमरान इस साल, तो इसको यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिले होंगे 35-40 लाख रुपया। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। उसका कोई ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होना कि हर साल ये टैक्स नेट में आ रही है। तो ये बात याद रखें, जिस चीज पे एक दफा टैक्स लग जाए दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी। ठीक है सर। ले जी, प्रोविडेंट फंड भी हमारा रिवाइज हो गया। थैंक यू। उसके बाद है जी, ही ऑल्सो रिसीव्ड ₹125 नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फॉर अटेंडिंग बीओडी मीटिंग। देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एडवांस टैक्स है ना वो है 20%। कितना है? और यहाँ पर मेंशन किया गया कि ये अमाउंट जो है ये नेट ऑफ टैक्स है। ये अमाउंट क्या है? नेट ऑफ टैक्स है इसके अंदर। इसलिए हम इसको ग्रॉस नहीं समझेंगे। इसका मतलब इसमें से टैक्स माइनस हुआ है। अगर टैक्स
20% है तो ये अमाउंट कितनी होगी 80%। तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी 125 डिवाइडेड बाय 0.8। इसका मतलब कि मिस्टर इमरान को जो उसकी इनकम है वो थी 156,250। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात सुनिएगा। एग्जाम के अंदर जो टेस्ट हुआ और स्टूडेंट मेरे से बारहा ये बात पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही हैज रिसीव्ड वन नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, इसका मतलब टैक्स कटा हुआ है। अच्छा एक चीज आती है कि अगर ये लाइन लिखी हो मिस्टर इमरान received rupees 125,000 after, या लिखें and tax was deducted thereon, and tax at the rate of 20% was deducted। अच्छा इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा अंग्रेजी में, लेकिन आई कैप की जो अजम्पशन है ना वो ये है, वो कहता है कि अगर मैं ना बताऊं कि ये अमाउंट नेट है तो आप इसको ग्रॉस ही लेंगे। तो इस केस के अंदर उसकी जो इनकम होगी जो सैलरी में जाएगी वो जाएगी 1,25,000 रुपया, और इसका जो टैक्स होगा जो एडवांस टैक्स है इसका 1,25 का, वो आ रहा है 25,000। लेकिन हमारे केस में उसने कहा कि ये अमाउंट जो है ये नेट है, इसलिए हमने इसको ग्रॉस किया तो वो कितनी आई थी अली बताना जरा। 156 सर 1,55,250। 250। तो इसका 0.2% जो एडवांस टैक्स है वो आएगा 31,250। ये बात को जरा देखें कि दोनों लाइनों में ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है आपने। अगर वो कहे कि ये अमाउंट नेट है तो उसको ग्रॉस करना है, और अगर वो कहे कि टैक्स कटा हुआ है तो फिर आपने इसको क्या समझना है कि ये ग्रॉस अमाउंट है। अंडरस्टैंड? ये आई कैप की assumption है, ये आपको किताबों में नहीं मिलनी, ये ऐसे ही क्लास पढ़ के किसी के पास बैठने से ही आपको बात समझ आनी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हमारा एडवांस टैक्स है जो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे और ये बाकी उधर चला जाएगा। चलें जी, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारे पास। उसके बाद चलते हैं आगे। कहते हैं ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी बट ही डिड नॉट टेक एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। भाई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल थी, उसने इसको यूटिलाइज किया या नहीं किया, इसका जो मेडिकल अलाउंस है ये टोटली टैक्स हो जाएगा। उसके बाद जी ही ऑल्सो परचेज फर्नीचर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 200,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹250,000। अच्छा एसेट को ट्रांसफर किया गया, एसेट को जब ट्रांसफर किया जाए तो उसका जो डिस्काउंट होता है जितना वो सस्ता मिलता है, यानी 250K में से आप 200K माइनस करेंगे तो 50,000 इस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। 70% ऑफ द टैक्स ऑन हिज सैलरी वाज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर एंड द बैलेंस दैट इज 30% वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। इसकी भी कैलकुलेशन हम करते हैं। डोनेशन यहाँ नोट कर लीजिएगा, डोनेशन ऑफ ₹30,000 में भूल गया इसके अंदर। पेड टू एन इंस्टीट्यूशन विच इज लिस्टेड अंडर क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, वो उसके अंदर मौजूद है। तो ये क्या है, आपका डिडक्टेबल अलाउंस है। दिस इज योर ठीक जी। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मुझे 0.5 नहीं समझ आया, प्लीज वो थोड़ा सा बता दें। 0.5 के अंदर ये बात की जा रही है कि उसको डायरेक्टर फी मिली। लॉ ये कहता है जो डायरेक्टर फी होती है ये पहली बात है कि सैलरी का हिस्सा होती है। जो कंपनी भी अपने डायरेक्टर को फी पे करेगी उसका 20% टैक्स विद हेल्ड करेगी, ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये बात की जा रही है कि भाई इसको जो अमाउंट दी गई वो नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स दी गई है, यानी 20% अगर टैक्स कटेगा तो बैलेंस अमाउंट कितनी है 80%। ओके, तो 80% अमाउंट उसको जो है वो दी जा रही है।
तो हमने इसको डिवाइड किया 1,25,000 को 0.8 के ऊपर, तो हमारे पास जो इसकी नेट अमाउंट आ गई, टैक्सेबल अमाउंट आ गई, वो ये वाली है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा विद होल्डिंग टैक्स बन जाएगा, जो हम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करते हैं। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू। और मैंने ये कहा कि अगर ये नेट ऑफ टैक्स ना वर्ड लिखा हो एग्जाम के अंदर, तो फिर आप इसको ग्रॉस ही लेंगे, फिर विद होल्डिंग टैक्स डायरेक्ट इसका 20% होगा। ये बात है। ओके सर। ओके जी। उसके बाद है जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम। द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज एज फॉलोज। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर 4 चीजें आपको देखना होती हैं। क्या अगर तो वो ऑप्शन को अक्वायर करे, या शेयर्स मिले लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड हों, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं को वो बेच दे, डिस्पोजल हो जाए ऑप्शन की या शेयर्स की, तो वो बेनिफिट उसकी सैलरी में जाएगा। कैसे? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। पहली 2 चीजें ये हो गई। दूसरा जो ब्लॉक है वो है शेयर का अक्वायर करना। ये सैलरी में ये भी जाएगा। ठीक, वो कैसे? कि उसकी जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस उसकी कॉस्ट को कर दिया जाएगा, तो बेनिफिट उसकी सैलरी में टोटली टैक्स होगा। और अगर इन्हीं शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो ये कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स होगा। सर ये वर्किंग करनी पड़ेगी ना, वर्किंग शो करनी पड़ेगी ना पेपर में। हाँ जी, शेयर हाँ, ये बात याद रखें कि जो चीज पेपर में गिवन नहीं है, अभी मैं सोल्यूशन जब दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको करवाऊंगा। शेयर्स अच्छा, जो कैपिटल गेन में वो क्या होगा कि इसकी सेल प्राइस शेयर्स की, और ये कॉस्ट इसकी डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। प्लस अगर कोई और आपने शेयर्स को बेचने के लिए पेमेंट की, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से कैपिटल गेन में जाएगा। तो ये 4 ही केसेस हैं आज तक जो आपको पेपर में मिले हैं या मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा 5वां केस कोई नहीं है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप जरा देखिएगा। कहते हैं जी ऑन 1 जुलाई, तो इसका मतलब हमारा टैक्स ईयर कब क्लोज हो रहा है? 30 जून X7 को। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 जुलाई X6 से। ही परचेज द राइट टू एक्वायर 1000 शेयर्स। यहाँ उसको राइट मिला कि 1000 शेयर एक्वायर करें इन GIH एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100 इंटू ₹100 उसकी कॉस्ट है। देयर वॉज नो पेमेंट टू बी मेड फॉर द राइट टू एक्वायर। और उस राइट को एक्वायर करने की कोई पेमेंट नहीं करनी थी। द वैल्यू ऑफ वन राइट वाज ₹20। देखें, उस राइट की वैल्यू क्या है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर उस राइट के मेरे से पैसे मांगे, अगर ये वर्ड यूज किया जाता पेपर में, द कॉस्ट ऑफ वन राइट, ये बात याद रखें, द कॉस्ट ऑफ वन राइट इज 20, तो फिर ये अमाउंट मेरे लिए रेलेवेंट थी। लेकिन उस राइट की उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू होना, ये मेरे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, मुझे इसको इग्नोर करना था। दोबारा सुनना कि अगर एग्जाम में आपको राइट की कॉस्ट दी जाए कि गवर्नमेंट आप कंपनी कहती है कि एक राइट की प्राइस 20 रुपए है, इसकी कॉस्ट ये है। हाँ, उस दिन वो 20 का हो गया मार्केट के अंदर, वो अलग बात है। ठीक। कहता जी ऑन 31 जुलाई, यानी यहाँ पर he sold the right of for 500 शेयर for ₹25,000, तो उसने बेच दिए। अब देखिएगा, पहली सिचुएशन में मिलना, ये तो हम नहीं आएंगे। इस सिचुएशन में वो चला गया, तो उसने कितने के बेचे? इसको 25,000 रुपए के। कॉस्ट कितनी थी? नील। तो सैलरी में कितना जाएगा? 25,000। इसका मतलब इतनी बात से हमें ये समझ आ गई कि ये 25,000 रुपये उसकी सैलरी में जाएगा। ऑन 1 सितंबर X6 यहाँ आ गया। he exercised his remaining right to purchase 500 shares, तो उसने यहाँ पर बाकी 500 शेयर्स खरीद लिए in at 100 per share. The market price of one share on that date was 150। अब देखें, वो इधर आ गए, हम शेयर एक्वायर किए, फेयर मार्केट वैल्यू 150 माइनस कॉस्ट कितनी है? 100। तो कितना बेनिफिट मिला? 50 का इंटू 500 शेयर। ठीक है, तो कितना बेनिफिट मिल गया इसको?
कितना आंसर आ रहा है? 25,000। सर 25,000 सर। तो 500 इंटू 150 माइनस 100 तो 25,000। तो टोटल एम्प्लॉय शेयर स्कीम में 25,000 उसका, इसकी ये चला गया और 50,000 रुपया एम्प्लॉय शेयर स्कीम में चला जाएगा। कहता जी आफ्टर रिटायरमेंट he started part-time business and earned Excuse me, taxable sir. business income of rupees 800,000 totally taxable, Sir. tax deducted from his cell phone। जी बेटा सर ये जो डिस्पोजल वाला बताया आपने सर, ये जो नील आपने क्या कॉस्ट होगी सर, ये बता दें सर। ये वाले ये बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वन राइट। कॉस्ट नील होगी। वो कह रहा है कि उसको जो जी जी बेटा पूछो क्या पूछ रहे हो? सर ये अगर सर ये जो इन्होंने आपने बताया कि कॉस्ट नील होगी सर, ये कैसे है प्लीज बता दें। कॉस्ट देखे ना, मैंने एक चीज खरीदी है मार्केट से, मुझे मिल गई, मेरी कंपनी ने मुझे 1000 शेयर की ऑप्शन दे दी, लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। मार्केट में लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमसे इसका इस लेटर का जो है 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमें बेच दो। मेरे पास कितने हैं? 1000। यानी जब मुझे ये 1000 शेयर की ऑप्शन दी गई तो मार्केट के अंदर वो पर शेयर 20 की ऑप्शन मिल रही थी बगैर शेयर खरीदे। इसकी एग्जांपल सुने जरा, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं। देखिए बहरिया टाउन या डीएचए के अंदर वो पहले फॉर्म इशू करते हैं, आपको पता है? अगर किसी का उसमें बैलेटिंग में नाम निकल आ जाए तो वो फॉर्म ही लाखों का बिकना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ऐसा होता है कि नहीं? मार्केट में लोग कहते हैं ये फॉर्म हमें भी दे दो यार, क्योंकि आपका ये कुर्रनदाजी में नाम निकला हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर जब उसने राइट ले लिए तो उसको बताया जा रहा है कि मार्केट में उस वक्त अगर वो बेच देता, अपना वो लेटर ही बेच देता बगैर शेयर एक्वायर किए, तो उसको 20 रुपए पर शेयर मिल जाते, यानी उसको 20,000 रुपया इंटू 1000 में मिल जाता उससे। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अमाउंट दी गई, इसका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन और शेयर को जब तक वो बेचेगा नहीं, बात याद रखें, उस वक्त तक कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। देखिए उसने ऑप्शन शेयर को मैंने क्या कहा, एक्विजिशन मिल जाना उस दिन जो मर्जी फेयर मार्केट वैल्यू, उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है जब तक उसको बेचना दे वो। तो उसने बेच दिया, उसे 500 शेयर बेच दिए और 500 शेयर उसने एक्वायर कर लिए, इस सिचुएशन में आ गया वो। ठीक है जी, ओके सर अगर कॉस्ट दी होती तो भाई समझ आ गई है? कैसे बताता हूँ? वो माइनस कर देते हैं। अगर कॉस्ट गिवन होती, अगर इसी तो को हम कैसे कॉस्ट कंसीडर कर लें, अज्यूम करें, वो कहता है इसके अंदर दी कॉस्ट ऑफ वन राइट, फिर वो यहाँ वर्ड मार्केट वैल्यू की बात ना करता, फिर वो कहता कॉस्ट ऑफ वन राइट इज ₹20, यानी ये एम्प्लॉय ने अपने हाथ से पैसे दिए हैं। दोबारा ठीक है सर, ठीक है। देखें, आप छोड़ दें इसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम को, आप डीएचए का फॉर्म लेने गए, आपको अगर फॉर्म फ्री में मिल गया और एक है फॉर्म आपको मिला ₹5,000 में, ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में इस फॉर्म की कोई प्राइस तो होगी। अगर आपको कहा जाए कि जब उसको फॉर्म फ्री में मिल गया या उसने 5,000 रुपए दिए, मिलने के बाद उस फॉर्म की कीमत 1,00,000 रुपया है, उसने 1,00,000 का बेच दिया, पहले केस में उसको कितना फायदा हुआ? 1,00,000, क्योंकि फ्री था। दूसरे केस में कितना फायदा हुआ उसको? 95,000 का। तो इसलिए अगर ऑप्शन को अक्वायर करने में कोई पेमेंट होगी तो वो कॉस्ट बन जाएगी, और अगर आपने को पे नहीं किया तो वो निल हो जाएगा। ये इशू है इसके अंदर जी। ठीक है सर, ठीक है। आप समझ आई बात की? ठीक है सर, थैंक यू। इसके आगे फर्दर बड़े क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लें। आफ्टर रिटायरमेंट टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सेल फोन वाज दिस एडवांस टैक्स डिडक्टेड विद द, इस ये आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन। इस लाइन का हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं आया। ये एग्जामिनर इसका मतलब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था।
और वो एग्जामिनर कौन है? खुद इमरान शहजाद। ठीक है जी, ये था जी ये मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस। असल में क्वेश्चन का एनालिसिस करने का मकसद ये था कि आपको इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक ओवरव्यू दोबारा दिया जाए ताकि आपकी सैलरी जो है वो फ्रेश हो जाए। ठीक है, अवन में रख के ना, जरा अवन में चीज रखते हैं थोड़ी सी ऐसे फ्रेश होके आपको मिलती है, तो मैंने समझा कि इसको आपके कॉन्सेप्ट को जरा अवन किया है जिससे ये फ्रेश हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी 5 मिनट की ब्रेक कर लें सर कि नहीं, सोल्यूशन करवा दूं साथ ही इसका? करा दे सर, हम नहीं सर ये थकते। प्रोविडेंट फंड में इशू है अभी। करवा दो इसको। चले बाद में कर लेंगे, अब मैं अभी जब सेशन क्लोज होगा फिर मेरे से कर लीजिएगा। आपने मेरा वो लेक्चर सुना है वो जो यूट्यूब पे है? नहीं सर वो नहीं सुन सका मैं, सर वो मैं सुन बेटा वो आप जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है ना वो कीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मसला। लें जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, सिर्फ अब उसकी कैलकुलेशन और ये सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर, और इसको फेसबुक के ऊपर भी मैं कर दूंगा। अच्छा, आज दूसरा ये है कि मैंने वो फेसबुक का एक पेज भी बनाया है, तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा अपने लेक्चर या जो भी चीज़ें हो वहाँ भी मैं पोस्ट कर दिया करूँ। यूट्यूब के ऊपर भी है, वहाँ पर भी चीज़ें मौजूद है। लीजिए, सबसे पहले एग्जाम में आपने टैक्स पेयर का नाम लिखना है, फिर उसका लिखना है जी रेजिडेंट है, इंडिविजुअल या एओपी, टैक्स ईयर वो आपने मेंशन करना है जो भी होगा, हेडिंग देनी है आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहाँ रुपीज़ लिखने हैं। देखें, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी, ये वाली अमाउंट नहीं गिवन थी, इसलिए आपने हमेशा याद रखें कि ये वर्किंग शो करवानी है। बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस टोटली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी साथ गिवन है। यूटिलिटी अलाउंसेस टोटली टैक्सेबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टोटली टैक्सेबल। आज अब आते हैं अकोमोडेशन के ऊपर, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। देखिए मार्केट एक्सक्यूज मी वैल्यू हमें सर, दी गई है 12। जी बेटा, सर ये कॉस्ट ऑफ अरे मुझे लिविंग ये का कंप्लीट कर अकोमोडेशन लेने दें बता फिर सकते मेरे से हैं? पूछ लेना। मुझे ये प्लीज कंप्लीट करने फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा जी, अकोमोडेशन का रूल ये है कि उसका जो 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, राइट, और उसका जो रेंट है, अब रेंट था ये पूरे साल का, तो हमने क्या किया, इसको 8/12 पे कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये आंसर आ गया, विच एवर इज हायर हमारा यहाँ टैक्स हो गया। उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास कार क्या था, 2 मिलियन फॉर बोथ पर्पजेज फॉर 10/12, इट इज टोटली 10% इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुइटी फंड, क्यों इसको 75,000 की एग्जेम्पशन नहीं मिली? क्योंकि ये एक्सेप्शन में चला गया और इसके लिए वो उसको नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर कहा गया था। पेंशन इज टोटली एग्जेम्प्ट। बीओडी मीटिंग, ये देखिएगा, इसकी मैंने वर्किंग शो की। देखें, एक बात बार बार मैं कहता हूँ, ये अमाउंट एग्जाम आपके पेपर में गिवन नहीं। जो अमाउंट आपके पेपर में बेटा गिवन नहीं, उसकी आपने वर्किंग जरूर शो करनी है पेपर के अंदर। उसके बाद है जी मेडिकल फैसिलिटी टोटली एग्जाम्प्ट, फर्नीचर टेकन फॉर होम 50,000 इज टैक्सेबल। प्रोविडेंट फंड की हम कैलकुलेशन कर चुके हुए हैं, 75,000 ये आ गया। इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो गया, नहीं इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट तो नहीं है, ये इसका ये आ रहा था 27,000। एम्प्लॉय शेयर स्कीम 25,000 आ गए। शेयर्स अक्वायर, हमारी सैलरी आ गई जी ये वाली। इसके अंदर उसने कहा था जी टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, और वो कितना था, 70%, और उसकी हमने करनी है वर्किंग। अब जरा वर्किंग की तरफ चलते हैं। जब आप टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर के लिए आए तो आप एग्जाम के अंदर इन तमाम अमाउंट्स को कैलकुलेट करें और फिर इसकी हमने वर्किंग करनी है। ये आपका कांस्टेंट है, ये बात याद रखें। इसका तरीकेकार क्या है टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर का, कि आप एग्जाम में इसको 5 दफा लिख लें, 1 2 3 4 5, ज्यादा भी लिख सकते हैं जितना आप रिसाइज करना चाहें, ज्यादा से ज्यादा 8 दफा, इससे ज्यादा नहीं आपने एग्जाम में जाना। उसके बाद इस अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, ये इसकी टैक्स की अमाउंट है। अगर तो कहा जाए 100% टैक्स इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो आप
आपने इस अमाउंट को क्या करना है, इस अमाउंट के अंदर ऐड करना है। इसको इसके अंदर ऐड करके तो ये वाली नई अमाउंट आ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ कहा गया कि 70% टैक्स इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो हमने क्या किया, एक और स्टेप लिया कि हमने उस अमाउंट का 70% लिया। 70% लेने के बाद हमने इस अमाउंट को, ये जो पहले वाली अमाउंट थी, उसमें ऐड कर दिया। ठीक, पहले यानी हमारी जो सैलरी विदाउट टैक्स, फिर उसकी परसेंटेज या टोटल अमाउंट उसमें ऐड की, तो हमारे पास ये वाली नई अमाउंट आ गई। ठीक है, ये कैसे अमाउंट आई आपकी, ये अमाउंट आई आपकी 7399,361, और वो टैक्स जो एम्प्लॉयर ने कहा मैं पे करूंगा 846,899। और अगर एग्जाम में होता 100% टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो फिर ये अमाउंट कैसे आनी थी, फिर आप करते 7399,361 और फिर 100% टैक्स जो था 1209856 ऐड करते, तो ये वाली अमाउंट फिर आप इस स्टेप पर पहुंचते। ठीक है, अगर वो कहता है 80%, तो यहाँ 80% ले ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक सर और ये चीज जरा 1200 वो भी वाली सुन अमाउंट कहाँ लीजिएगा से आई? जी। ये वाली ये जी जी इसको सैलरी के रेट्स में देखिएगा, जरा जो टैक्स रेट्स हैं सैलरी के, उसमें देखिएगा। मैं जरा रेट्स आपको दिखाऊं। सर स्लैब 5 में फॉल कर रहा है। हाँ, सॉरी स्लैब, नहीं सर, ये सॉरी देखिए 7। बेटा, सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, ये अमाउंट कितनी थी, ये देखिएगा 7399, ये अमाउंट कितनी है 7399। इसको जरा सैलरी में देखें 7399, ये देखें 7 यहाँ फॉल कर रहा है ना, ये वाली, ये आ गई हमारे पास, ये वाली यहाँ। तो इसमें क्या है, 6,70,000 प्लस 22% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट 7399,361 माइनस 5 मिलियन। ये मैंने एक्सेल पे किया है, आप चेक कर लें, यही आंसर आ रहा है। यस सर, यही आ। ठीक हो गया, तो ये वाली अमाउंट इन्होंने पूछा था, ये अमाउंट कैसे आएगी, तो ऐसे आएगी। ठीक हो गया, तो इसका 70% लिया, जो आंसर आया उसको क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाली अमाउंट आ गई, फिर इसका टैक्स लिया इसी तरह से ही। ठीक है, अच्छा ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको यहाँ रेट्स आपने सिर्फ सैलरीड के ही अप्लाई करने, बेशक ये नॉन सैलरीड हो। गलती से एग्जाम के अंदर ये सैलरीड नॉन सैलरीड का चक्कर नहीं यहाँ डालना। इसका फिर 70% लिया, जो अमाउंट आई उस अमाउंट को आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो नई अमाउंट ये आ गई। इसका टैक्स लिया, उसका 70%, जो नई अमाउंट आई उसको फिर क्या किया आपने, इसके अंदर ओरिजिनल अमाउंट में ऐड किया, तो ये आंसर आया। फिर इसका टैक्स लिया, उसका 70% वो फिर इसमें ऐड किया, सर इसकी जो वर्किंग करना शो अमाउंट आई। करना। जी, करनी है शो बेटा, इसकी तो करनी है सारी वर्किंग, यही तो उसने आपसे पूछा हुआ है। इसकी क्यों नहीं वर्किंग शो करनी, इसकी तो वर्किंग शो करनी है। ये करें, ये करेंगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। सर तो काफी टाइम लग देखें जाएगा। जो, हाँ जी, तो वो दूसरा तरीका है ना अरहम उसका, कि आप बीकॉम कर लें, सीए करने की बजाय। शॉर्टकट तो है हमारे पास बहुत ज्यादा भाई, हमारे पास होने शॉर्टकट तो बड़े एक सवाल जिंदगी के में लिए पड़े भी हुए। सर ये इसको आपने कहा है कि रेट्स जो हैं वो लेने हैं सैलरीड वाले, बेशक की नॉन हाँ जी, सैलरीड हो। बेशक जी, इसकी क्या वजह सर? क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो उसकी पेमेंट करनी है, उसने उसकी सारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया हुआ कि वो जहां जहां से 80 लाख रुपए, तो देखे ना इमरान साहब जो है वो बाहर से कमा रहे हैं, हाँ जी। तो एम्प्लॉयर ने इस बात का ठेका तो नहीं लिया ना कि उसके सारे टोटल इनकम का वो टैक्स पे करेगा। उसने तो सैलरी के ऊपर ही टैक्स देना है सिर्फ। उसने तो कहा भाई जो सैलरी का टैक्स होगा मैंने वो पे करना है। उसको तो नहीं पता है इमरान शहजाद साहब बाहर क्या गुल खिलाते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है थैंक जी, यू जी, थैंक यू। अच्छा जी।
तो अब जो है कोई 5 स्टेप तक आप चले जाएं, आप देखें ये फर्क जो है अभी भी ज्यादा है। आप मजीद चाहें तो एक और स्टेप नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसको बेटा आप अरहम जो बात कर रहे हो ना, इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना तो इसको 1 मिनट के अंदर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। मैं रोजा रख के आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको, और मेहनत करने से ही नंबर मिलते हैं। और ये बताऊं मैं आपको, शॉर्टकट जिंदगी में हमेशा बंदे को मरवाते हैं। और जो बंदा घबरा जाता है ना कि भी यार ये कैसे होगा, फिर वो मार खा जाता है। तो इसलिए इस बात से नहीं घबराना। तो हमारा सर जो मैं लास्ट अमाउंट आई टैक्स को, उसको हमने 2 टाइम हिस्सों में डिवाइड कर लिया 7। जी अच्छा जी। मैं क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा तो हूँ। हमारे टाइम पास अगर देखें, पेपर एग्जामिनर को जब भी पेपर दिया जाता है ना, आई क्या पेपर देता है बनाने के लिए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हमारे पास पेपर ऐसे नहीं आता कि यार ये पेपर बना दें आप चुप करके। बहुत सारी उसकी जो है वो होती हैं चीजें। उसके बाद जब ये पेपर टेस्ट होता है, उसके बाद कितनी ले दे होती है वो आपको अंदाजा नहीं है। उसके ऊपर कितने कमेंट्स होते हैं, उसके रिव्यूज आते हैं कि ये पेपर तो मैनेजेबल ही नहीं था। ऐसे नहीं होता कि पेपर आपकी वो अप्रोच से बाहर निकल जाए। लें जी, ये हमारे पास अमाउंट आ गई टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, हमने ऐड की, साथ वर्किंग शो की, टैक्सेबल सैलरी हमारे पास ये आ गई। बिजनेस इनकम हमने ऐड किया, अच्छा, तो टोटल इनकम आ गई। तो टोटल इनकम से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से एक डिडक्टेबल अलाउंस था हमारे पास अंडर क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, वो माइनस किया तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड, तो इसकी टैक्सेबल सैलरी को इस पे डिवाइड करना। देखिए, सेपरेट ब्लॉक अगर इनकम एग्जाम में आपके पास गिवन हो तो वो सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए इररेलेवेंट होगी। तो ये कितना आ गया? 51%। इसका आंसर अगर 75% से ज्यादा होता, ये पेपर में नहीं, ये बात नहीं लिखनी, तो फिर इसने क्या होना था? सैलरीड, इसलिए क्या हुआ? नॉन सैलरीड। अब हमारी टैक्सेबल इनकम ये है। इसको स्लैब में देखा तो हमें पता चला कि वहां लिखा हुआ है 1,12,20,000 प्लस 35%, ठीक है, ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। ये इसका टैक्स पड़ा हुआ है, ये वाला। तो ये टैक्सेबल अमाउंट थी हमारी। इसको माइनस किया तो हमारे पास टैक्स ये आ गया। अब इसमें से तमाम एडवांस टैक्सेस आपने माइनस कर दिए। टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, सेल फोन, इलेक्ट्रिसिटी, बीओडी का जो टैक्स था, और ये टैक्स हमारे पास पेएबल आ गया। सर ये अमाउंट फर्क क्यों है?